हेलो दोस्तों, ये वीडियो सीजन 6 का पार्ट 2 है और इसमें मैंने आगे के 4 एपिसोड 5, 6, 7 और 8 कवर किए हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और जो बेल आइकॉन है उसे प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहेंगे। एपिसोड की शुरुआत डियाना से होती है जो कि वुल्फ के अलेक्जेंड्रिया पर अटैक करने के बाद से ही बहुत ज्यादा डिस्ट्रेस थी। मिशॉन मैगी को बताती है कि ग्लैन अभी तक वापस नहीं आया था, लेकिन उसने मिशॉन से प्रॉमिस किया था कि अगर वो कहीं फंस जाएगा तो वो फ्लेयर से उन्हें सिग्नल देगा। मिशॉन रिक को अलेक्जेंड्रिया की ओर आते हुए देखती है और वो उसके लिए दरवाजा खोल देती है। रिक के अंदर घुसते ही वॉकर्स के घुसने से पहले मिशॉन अलेक्जेंड्रिया के दरवाजे को बंद कर देती है। वॉकर्स का बहुत बड़ा झुंड अलेक्जेंड्रिया के चारों तरफ मौजूद था, जिसे देखकर सभी अलेक्जेंड्रियंस बहुत ज्यादा डर जाते हैं। रिक सभी अलेक्जेंड्रियंस को बताता है कि डैरिल, साशा और अब्राहम लौट कर आएंगे और वो लोग इन वॉकर्स के झुंड को दूसरी तरफ डाइवर्ट कर देंगे। तब तक रिक सभी अलेक्जेंड्रियन को लाइट्स बंद करने और आवाजें कम से कम करने के लिए कहता है। एरन उसी वक्त रिक को बताता है कि वुल्फ उसी के कारण अलेक्जेंड्रिया में आए थे, क्योंकि उन्हें उसका बैकपैक मिल गया था जिसके अंदर उन लोगों ने अलेक्जेंड्रिया की पिक्चर्स देख ली थी। एरन रिक को सही समय पर वॉकर्स के झुंड को दूर करने के लिए थैंक्स कहता है। एरन की इस बात को सुनकर डियाना रिक को देखती है। इधर जेसी ने जिस वुल्फ को अपने घर में मारा था उसे ग्रेवयार्ड तक लेकर आती है और उसके लिए एक ग्रेव खोदती है। रिक जेसी के पास पहुंचता है और उसे किलर्स को अलेक्जेंड्रिया के अंदर दफनाने के लिए मना करता है। जेसी के पूछने पर रिक उसे बताता है कि वो उन डेड बॉडीज के बारे में बाद में डिसाइड करेगा। अलेक्जेंड्रियन बहुत ज्यादा पैनिक हो चुके थे। वो सभी पेंट्री में जाकर बहुत सारा राशन इकट्ठा करने लग जाते हैं। ओलिविया उन सबको समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वो लोग उसकी कोई भी बात नहीं सुनते। तब स्पेंसर पेंट्री तक पहुंचता है और वो उन लोगों को समझाता है। स्पेंसर के समझाने से सभी अलेक्जेंड्रियन अपने कलेक्ट किए राशन को वापस पेंट्री में रख देते हैं। डियाना वहीं खड़ी होकर स्पेंसर की स्पीच सुन रही थी। वो उस वक्त स्पेंसर को देखकर बहुत प्राउड फील करती है। एरन अलेक्जेंड्रिया का राउंड लगाते हुए मैगी को देखता है, जो कि एक रॉड के ऊपर टॉर्च को फिट कर रही थी। वो आगे जाकर देखता है कि अलेक्जेंड्रियन मारे गए लोगों का नाम अलेक्जेंड्रिया की दीवार पर लिख रहे थे। एरन उन नामों में ग्लैन और निकोलस का नाम लिखे हुए देखता है। एरन आर्मरी में पहुंचता है और वहां उसकी मुलाकात मैगी से होती है। एरन देखता है कि मैगी आर्मरी से बहुत सारे वेपन्स कलेक्ट कर रही थी। एरन समझ जाता है कि मैगी ग्लैन को ढूंढने के लिए अलेक्जेंड्रिया से बाहर जाने का प्लान बना रही थी। एरन मैगी को कहता है कि वो भी ग्लैन को ढूंढने के लिए उसके साथ जाना चाहता है। इधर डियाना अपने घर में रेक की वेडिंग रिंग को देखती है। वो मनी मन डिसाइड करती है और कम्युनिटी के मैप को टेबल के ऊपर फैलाकर उस पे एक्सपेंडिशन प्लान बनाने लग जाती है। डियाना उस प्लान में एजुकेशन और एक्सप्लोरेशन यानी कि लोगों को ऐड करने का भी प्लान बनाती है। डियाना उस मैप के नीचे लैटिन में कुछ वर्ड्स लिखती है, जिसका मतलब था कि कभी कभी दर्द आपके लिए यूजफुल हो सकता है। डियाना को तभी किचन से कुछ आवाज आती हुई सुनाई देती है। डियाना तुरंत किचन में जाती है। वहाँ वो स्पेंसर को ड्रंक देखती है। डियाना देखती है कि स्पेंसर बहुत सारा राशन लेकर आ गया था। डियाना स्पेंसर को उस तरह से देखकर उसके ऊपर बहुत गुस्सा करती है। तब स्पेंसर डियाना को एडन और रैग की मौत का जिम्मेदार ठहराता है। स्पेंसर डियाना को कहता है कि वो अपनी सिक्योरिटी और ह्यूमैनिटी के मामले में बिल्कुल गलत थी। डियाना स्पेंसर को इस बात का कोई भी जवाब नहीं दे पाती। इधर कार्ल रोन से एनिट को ढूंढने में उसकी मदद मांगता है। रोन कार्ल की मदद करने से मना कर देता है। रोन कार्ल को वार्न करता है कि अगर उसने अलेक्जेंड्रिया से बाहर जाने की कोशिश की तो वो रिक को इस बारे में बता देगा। रोन और कार्ल आपस में लड़ने लग जाते हैं, जिसमें कार्ल रोन को नीचे गिरा देता है। इन्फर्मरी में स्कॉट बेहोश पड़ा हुआ था। डेनाइस उसके ट्रीटमेंट का इलाज बुक में ढूंढ रही थी। तारा डेनाइस को बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड देखती है और वो उसकी हिम्मत बढ़ाने की कोशिश करती है। अलेक्जेंड्रिया में घूमते वक्त जेसी बेट्सी को देखती है, जो कि रिएनिमेट हो चुकी थी। जेसी तुरंत ही विंडो के पास जाकर बेट्सी को मार डालती है। सभी अलेक्जेंड्रियन इकट्ठे होकर जेसी को बेट्सी को मारते हुए देखते हैं। तब जेसी उन अलेक्जेंड्रियन को समझाने की कोशिश करती है कि अब उन लोगों
लोगों को भी परिस्थितियों का सामना करना सीखना होगा, और अगर वो लोग लड़ना नहीं सीखेंगे तो वो लोग मर जाएंगे। एरन मैगी को सीवेज गेट तक लेकर जाता है क्योंकि अलेक्जेंड्रिया चारों ओर से वॉकर से घिरा हुआ था। मैगी एरन को वापस जाने के लिए कहती है, लेकिन एरन उसे बताता है कि वो इस वक्त बहुत ज्यादा गिल्टी में है क्योंकि उसे लगता है कि वुल्फ्स उसी के कारण अलेक्जेंड्रिया के अंदर आए थे। एरन मैगी को वहाँ मौजूद 2 वॉकर्स से भी बचाता है, लेकिन मैगी को बचाते वक्त एरन की चोट लग जाती है। मैगी एरन को अलेक्जेंड्रिया वापस जाने के लिए कहती है, लेकिन एरन मैगी का साथ देना चाहता था। मैगी और एरन उस सीवेज में आगे की ओर मूव कर जाते हैं। इन्फर्मरी में डेनाइस को स्कॉट की डिसीज का इलाज मिल चुका था। वो एक सिरिंज से स्कॉट की लेग से पस बाहर निकाल लेती है और देखती है कि स्कॉट की पल्सेस बिल्कुल नॉर्मल चलने लगी थी। डेनाइस ये देखकर बहुत खुश हो जाती है। डेनाइस तुरंत ही तारा के पास आती है और उसे किस कर लेती है। तारा के पूछने पर डेनाइस उसे बताती है कि वो कम्युनिटी के लोगों के लिए बहुत ज्यादा डर रही थी और अब उसका डर बहुत कुछ कम हो चुका है। तारा डेनाइस को सपोर्ट करती है और उसे कहती है कि अभी दुनिया पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। रिक इधर लुकआउट पोस्ट पर था और बाहर मौजूद वॉकर्स को चेक कर रहा था। रॉन रिक के पास आता है और उसे कार के बाहर जाने के प्लान के बारे में बता देता है। रोन रिक से गन चलाने के बारे में बात करता है और रिक रोन के हाथ में गन देकर उसे बाहर मौजूद एक वॉकर को निशाना बनाने के लिए कहता है। मैगी और एरन दोनों ही सीवेज टनल में आगे की ओर बढ़ते जा रहे थे। आगे जाने पर उन्हें वो टनल ब्लॉक मिलती है और उस टनल के बाहर बहुत सारे वॉकर्स दिखाई देते हैं। मैगी आगे का रास्ता क्लोज देखकर रोने लग जाती है और एरन को बताती है कि वो इस वक्त प्रेग्नेंट है। मैगी ग्लैन के बारे में बहुत ज्यादा चिंतित थी। वो एरन से अपनी चिंता को शेयर करती है। एरन मैगी को दिलासा देने की कोशिश करता है। वुल्फ के हादसे के बाद से ही सैम ऊपर के कमरे में बंद था और वो नीचे आने से डरता था। जैसी उसे नीचे बुलाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन सैम नीचे आने से मना कर देता है। उसी रात को डियाना स्पेंसर का लाया हुआ राशन का सामान लौटाने जाती है। रास्ते में उसका सामना एक वॉकर से हो जाता है। डियाना एक बोतल को तोड़कर उस वॉकर के ऊपर लगातार वार करती है। तभी रिक वहां पर पहुंच जाता है और वो उस वॉकर को मारकर डियाना को बचा लेता है। डियाना रिक को कहती है कि वो जिंदा रहना चाहती है और वो इस कम्युनिटी को भी बिल्कुल ठीक ठाक दिखना चाहती है। रिक डियाना को कम्युनिटी को एक बार फिर से लीड करने के लिए कहता है, लेकिन डियाना रिक से कहती है कि वो उससे अच्छा लीडर है। मैगी एरन के साथ सीवेज टनल से बाहर निकलती है। वो मेमोरेबल वॉल के ऊपर ग्लैन और निकोलस का नाम लिखा हुआ देखती है। मैगी तुरंत ही ग्लैन के नाम को मिटाने लग जाती है और एरन निकोलस के नाम को मिटाता है। मैगी का मूड हल्का करने के लिए एरन उसे उसके बच्चे का नाम सजेस्ट करता है। एरन मैगी को कहता है कि वो अपने बच्चे का नाम एरन या फिर एरिन रख ले। स्पेंसर रोशिता को लुकआउट पोस्ट से रिलीव करने के लिए आता है। रोशिता स्पेंसर को ट्रक का हॉर्न बंद करने के लिए थैंक्स कहती है। रिक जेसी से उसके गैरेज में मिलने के लिए जाता है। रिक जेसी को बताता है कि उसके अनुसार ग्लैन और निकोलस को अभी तक लौटकर आ जाना चाहिए था। जेसी रिक को एश्योर करती है कि ग्लैन और निकोलस जिंदा होंगे। जेसी रिक को कंफर्ट करने की कोशिश करती है। रिक जेसी को किस कर लेता है। इधर डियाना मनी मन कुछ सोच चुकी थी। वो अलेक्जेंड्रिया की वॉल के पास जाती है और बाहर मौजूद वॉकर्स को वॉल के ऊपर प्रेशर लगाते हुए देखती है। डियाना वॉल को बहुत जोरों से नॉक करती है और वापस आ जाती है। डियाना के पलटने के बाद हम लोग देखते हैं कि उस वॉल में एक क्रैक हो गया था और वहाँ से वॉकर्स का ब्लड लीक होना शुरू हो चुका था। डैरिल, साशा और अब्राहम पहले से तय किए गए 20 माइल के मार्कर तक वॉकर को ला चुके थे और उन्हें वहां छोड़कर अलेक्जेंड्रिया जाने के लिए पलट चुके थे। तभी उन लोगों के ऊपर गाड़ियों में बैठे हुए बहुत सारे लोग अचानक फायरिंग शुरू कर देते हैं। डैरिल की मोटरसाइकिल रोड पर स्लिप हो जाती है और वो अब्राहम और साशा से अलग हो जाता है। साशा और अब्राहम की गाड़ी भी खराब हो चुकी थी। वो दोनों बाहर निकलकर अपने अटैकर्स के ऊपर लगातार गोलियां चलाते हैं और उन लोगों की जाने के बाद एक जगह छिप जाते हैं। अब्राहम और साशा और बहुत सारी गाड़ियों को अपनी तरफ बढ़ते हुए देखते हैं। डैरिल अटैकर से बचने के लिए अपनी मोटरसाइकिल को लेकर फॉरेस्ट के अंदर आ जाता है। डैरिल देखता है कि वो फॉरेस्ट पूरी तरह से जला हुआ था और उसके अंदर जली हुई वॉकर्स की बॉडी पड़ी हुई थी। डैरिल वहाँ पर अपनी मोटरसाइकिल को छोड़कर अपने आर्म के वुंड को चेक करने लगता है। तभी उसे अपने पास से आती हुई आवाजें सुनाई देती है। डैरिल तुरंत ही अपनी मोटरसाइकिल को पत्तियों
उसे ढक देता है। डैरिल दो बहनें टीना और शेरी को अपने सामने हाथ ऊपर किए खड़ा हुआ देखता है। तभी डैरिल को पीछे से कोई हिट करता है। डैरिल बेहोश होते होते देखता है कि उस आदमी ने उसकी सारी सप्लाईज निकाल ली थी और उसके क्रॉसबो को अपने बैग में डाल लिया था। वो आदमी डैरिल को उन अटैकर्स में से एक समझ रहा था जिन्होंने डैरिल, साशा और अब्राहम के ऊपर गोलियां चलाई थी। अगले दिन सुबह वो आदमी जिसका नाम डी था वो डैरिल को जगाता है। डैरिल डी को विश्वास दिलाने की कोशिश करता है कि वो उन अटैकर्स में से एक नहीं था। डी डैरिल का विश्वास नहीं करता और उसे बंदी बनाकर अपने साथ जंगल के अंदर ले जाता है। डी अभी भी डैरिल को अपने अटैकर्स में से एक समझ रहा था। वो डैरिल को क्लियर करता है कि वो लोग वापस कम्युनिटी के अंदर जाने वाले नहीं हैं और वो लोग कम्युनिटी के लोगों के सामने हार नहीं मानेंगे। जंगल में चलते चलते ही डी एक और लेडी पैटी को ढूंढने की प्लानिंग करता है। डी की प्लानिंग थी कि वो लोग पैटी को लेकर वहां से निकल जाएंगे। डी डैरिल को बताता है कि उसने और शेरी ने वॉकर से बचने के लिए इस पूरे फॉरेस्ट को जला दिया था। डी डैरिल को बताता है कि इसके बाद उन लोगों ने एक कम्युनिटी को ये सोच के ज्वाइन कर लिया था कि वो लोग ह्यूमैनिटी की रक्षा करने वाले हैं, लेकिन वो लोग गलत साबित हुए और इसीलिए वो लोग अब कम्युनिटी के लोगों से दूर भाग रहे थे। डैरिल डी को समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन डी डैरिल की बात सुनने की जगह उसे गन पॉइंट पर लेकर उसे धमकी देने लग जाता है। चलते चलते इन लोगों का पूरा ग्रुप एक जगह पर पहुंचता है। वहां का सीन देखकर डी समझ जाता है कि पैटी अब इस दुनिया में नहीं है। शेरी और टीना दोनों ही बहुत उदास हो जाते हैं। शेरी पैनिक होना शुरू कर देती है जबकि टीना बेहोश हो जाती है। डी और शेरी दोनों ही टीना को संभालने की कोशिश करते हैं। इस बीच डैरिल मौके का फायदा उठाकर उन लोगों का बैग लेकर वहां से जंगल की ओर भाग लेता है। पीछे से डी डैरिल के ऊपर गन फायर करता है। जंगल में एक सेफ जगह पर पहुंचने के बाद डैरिल रेडियो पर साशा और अब्राहम से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कोई रेस्पॉन्स नहीं मिलता। डैरिल एक वॉकर को अपनी तरफ बढ़ते हुए देखता है। वो बैग में से तुरंत ही अपना क्रॉसबो निकालता है और उस वॉकर को मार डालता है। डैरिल बैग में से क्रॉसबो निकालते समय उसमें इंसुलिन का इंजेक्शन देख लेता है। वो टीना की बेहोशी का कारण समझ जाता है। साशा और अब्राहम दोनों ही अंदाजा लगा लेते हैं कि उन लोगों के अटैकर्स किसी और को ढूंढ रहे थे। साशा रुककर डैरिल का वेट करना चाहती थी। उन लोगों को पास ही में एक ऑफिस बिल्डिंग दिखाई देती है। अब्राहम बाहर मौजूद वॉकर को मारना चाहता था, लेकिन साशा अब्राहम को मना करती है। साशा अब्राहम को कहती है कि अगर किसी ने वॉकर को मरे हुए देख लिया तो लोगों को उनकी लोकेशन का अंदाजा हो जाएगा। साशा और अब्राहम उस बिल्डिंग के अंदर चले जाते हैं। साशा ऑफिस बिल्डिंग के गेट पर डैरिल का नाम डिक्सन लिख देती है, जो कि डैरिल के लिए एक हिंट का काम करने वाला था। साशा ऑफिस में अंदर जाकर चेयर के ऊपर बैठ जाती है। अब्राहम देखता है कि कॉन्फ्रेंस हॉल के ग्लास के बंद दरवाजे के पीछे एक वॉकर मौजूद था। अब्राहम उसे मारना चाहता था, लेकिन साशा अब्राहम को बुलेट्स वेस्ट करने के लिए मना कर देती है। इधर जंगल में डैरिल डी, टीना और शेरी के पास पहुंचता है और उन्हें गन और वुडन स्टैचू के बदले बैग वापस दे देता है। तभी बहुत सारे अटैकर्स उन लोगों को घेर लेते हैं। वो अटैकर्स जिनका लीडर वेड था, वो डी से टीना और शेरी को वापस मांगता है। टीना और शेरी वेड को वापस जाने से मना कर देते हैं। तब वेड अपनी गाड़ी लेकर उन लोगों की ओर बढ़ना शुरू कर देता है। डैरिल डी और उसके ग्रुप की एक जगह छिपने में मदद करता है और अटैकर्स के एक आदमी को धोखा देता है। अटैकर्स का वो आदमी डैरिल के धोखे में आ जाता है और उसे एक वॉकर बाइट कर लेता है। अटैकर्स का लीडर तुरंत ही आकर अपने उस आदमी की बाइट की गई आर्म को काट देता है और उन लोगों का ग्रुप उस आदमी को लेकर वापस चला जाता है। अब्राहम ने सारी रात उस वॉकर को देखते हुए काटी थी। अब्राहम अगले दिन उस बिल्डिंग की छत पर जाता है। वहाँ पर उसे एक मिलिट्री ट्रक और उसके अंदर बहुत सारी आरपीजी और सिगार मिल जाते हैं। अब्राहम को एक वॉकर फेंस पे लटका हुआ दिखाई देता है, जिसकी बैक पर एक आरपीजी लॉन्चर लगा हुआ था। अब्राहम उस आरपीजी लॉन्चर को लेने के लिए फेंस के ऊपर चढ़ जाता है और उस वॉकर के पास पहुंचकर बहुत जोरों से चिल्लाता है। अब्राहम तुरंत ही फेंस से नीचे उतरता है। वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड था। वो एक सिगार निकालकर पीते हुए उस वॉकर को देखने लग जाता है। वो वॉकर अचानक ही रॉड में से निकलकर नीचे गिर जाता है और अब्राहम वहाँ से सारे वेपन्स और आरपीजी को ऑफिस तक लेकर आ जाता है। अब्राहम ऑफिस में आकर साशा से एडमिट करता है कि कई बार वो बहुत ज्यादा रूड हो जाया करता है।
इस मोमेंट पे साशा और अब्राहम आपस में बहुत फ्रेंडली बात करते हैं। इधर जंगल में डैरिल डी के ग्रुप के साथ एक ग्रीन हाउस के सामने से गुजरता है। वो ग्रीन हाउस पूरी तरह से जल चुका था और वहाँ पर मेल्टेड ग्लास के अंदर 2 जली हुई बॉडीज मौजूद थी। टीना उन बॉडीज को देखकर पहचान जाती है और उनके पास फ्लावर रखने के लिए जाती है। तभी उनमें से एक बॉडी में हलचल होती है और वो रीएनिमेटेड बॉडी ग्लास तोड़कर टीना को बाइट कर लेती है। डैरिल तुरंत ही उन वॉकर्स को मार डालता है, जबकि शैरी बहुत बुरी तरह से रोने लग जाती है। डैरिल और डी दोनों ही टीना के लिए ग्रेव खोदते हैं। ग्रेव खोदते समय डैरिल डी से रिक के अपने ग्रुप में शामिल किए जाने वाले 3 सवाल पूछता है। वो डी के जवाबों से सेटिस्फाइड होकर उसे अपने ग्रुप में शामिल होने के लिए कहता है। डी डैरिल के इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेता है। डैरिल डी और शैरी को अपनी मोटरसाइकिल तक लेकर आता है। वो उन्हें अब्राहम और साशा के बारे में भी बताता है। डैरिल जैसे ही अपनी मोटरसाइकिल निकालता है, डी उसे गन पॉइंट पर ले लेता है। डी और शैरी दोनों ही उस मोटरसाइकिल पर बैठ जाते हैं। शैरी मोटरसाइकिल पर रवाना होने से पहले डैरिल को उसकी चोट के लिए कुछ बैंडेजेस दे देती है। डैरिल उन दोनों को जाते हुए देखता है। डैरिल को वहीं जंगल में एक ट्रक मिल जाता है। डैरिल उस ट्रक को लेकर जाता है और अब्राहम और साशा को पिक कर लेता है। डैरिल रिक से लगातार कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। तभी रेडियो पर उसे एक अनजानी आवाज सुनाई देती है जो कि मदद मांग रही थी। एपिसोड की शुरुआत में ग्लैन को दिखाया जाता है जो कि निकोलस के साथ डंपस्टर के ऊपर से वॉकर्स के बीच में गिर गया था। ग्लैन के ऊपर निकोलस की बॉडी थी और वॉकर्स निकोलस की बॉडी को बुरी तरह से बाइट कर रहे थे, जिसे देखकर ग्लैन चिल्लाने लग जाता है। ग्लैन पूरी तरह से सेफ था। वो किसी तरह से डंपस्टर के नीचे घुस जाता है। ग्लैन डंपस्टर के नीचे से आने वाले वॉकर्स को मार डालता है और उसके चारों तरफ वॉकर्स का एक ब्लॉकेज तैयार हो जाता है। ग्लैन बहुत दिनों तक वहीं पर रहता है और वॉकर्स के बाहर से जाने का इंतजार करता है। वॉकर्स के जाने के बाद ग्लैन डंपस्टर के नीचे से बाहर निकलता है। ग्लैन बहुत ज्यादा प्यासा था। वो इधर उधर पानी ढूंढता है। तभी एनेट एक बिल्डिंग के ऊपर से उसके सामने एक पानी की बोतल फेंकती है। एनेट वहीं से चिल्लाकर ग्लैन को बताती है कि अलेक्जेंड्रिया के ऊपर कुछ लोगों ने अटैक कर दिया है और वहाँ से चली जाती है। ग्लैन तुरंत ही एनेट के पीछे भागता हुआ स्ट्रीट तक आ जाता है, लेकिन उससे एनेट कहीं भी दिखाई नहीं देती। इधर रिक को अलेक्जेंड्रिया का राउंड लगाते वक्त दीवार में बना हुआ क्रैक दिखाई दे जाता है। रिक लुकआउट पॉइंट पर मैगी के पास जाता है। मैगी लगातार दूर देखते हुए ग्लैन का वेट कर रही थी। रिक मैगी को सजेस्ट करता है कि उन लोगों को वॉकर्स को अलेक्जेंड्रिया के गेट से दूर कर देना चाहिए, जिससे ग्लैन और उनके बाकी साथी सुरक्षित अलेक्जेंड्रिया के अंदर लौट कर आ सकें। इधर ग्लैन जब आगे बढ़ता है तब उसे रीएनिमेट हुआ डेविड दिखाई देता है। ग्लैन उसके हेड पर स्टैब करके उसे मार डालता है। ग्लैन को वहीं पड़ा हुआ डेविड का अपनी वाइफ के लिए लिखा हुआ नोट मिल जाता है। ग्लैन उस नोट को लेकर एनिट की खोज में निकल जाता है। इधर रिक अलेक्जेंड्रिया का राउंड लगाते हुए गैब्रियल को प्रेयर पोस्टर्स चिपकाते हुए देखता है। रिक उन पोस्टर्स को निकाल देता है, लेकिन रिक के आगे बढ़ते ही गैब्रियल उन पोस्टर्स को दोबारा लगा देता है। रिक और कार्ल दोनों ही रॉन को गन का यूज करना सिखाते हैं। रिक रॉन को एमिनेशन देने से मना कर देता है। वो उस वक्त ज्यादा एमिनेशन वेस्ट नहीं करना चाहता था। इन्फर्मरी की ओर जाते वक्त मॉर्गन की रिक से मुलाकात होती है और रिक उसे बातचीत के लिए रोक लेता है। पिशॉन और रिक दोनों ही अलेक्जेंड्रिया पर अटैक के टाइम उसका वुल्फ को छोड़ देने का कारण पूछते हैं। मॉर्गन रिक को क्लियर करता है कि वो ऐसा मानता है कि सभी लाइफ कीमती होती है और वो किसी भी लाइफ को बेवजह मारना नहीं चाहता था। वो ऐसा समझता था कि लोग सुधर सकते हैं और वो इसकी कोशिश कर रहा था। रिक और मिशॉन वॉकर्स को अलेक्जेंड्रिया से दूर करने की प्लानिंग बना रहे थे। मिशॉन रिक को अलेक्जेंड्रिया के लोगों को अपने प्लान में शामिल करने के लिए कहती है, लेकिन रिक अभी भी उन लोगों के लिए दुविधा में था। तभी वहाँ पर डियाना आती है। डियाना रिक को अपना बनाया हुआ एक्सपेंशन प्लान सौंप देती है और उसे कहती है कि उसे आने वाली अच्छी जिंदगी के बारे में बहुत ज्यादा होप है। रोशिता अलेक्जेंड्रिया के सभी लोगों को तलवार चलाना सिखा रही थी। यूजीन वहीं पर मौजूद था, लेकिन वो बहुत ज्यादा डरा हुआ था। रोशिता यूजीन के डर को मिटाने की कोशिश करती है, लेकिन यूजीन रोशिता की ओर ध्यान न देकर एक और चला जाता है। इधर ग्लैन को एक रेस्टोरेंट के अंदर एनेट मिल जाती है।
ग्लेन एनेट को वापस अलेक्जेंड्रिया चलने के लिए कहता है, लेकिन एनेट वहां जाने से मना कर देती है। एनेट ग्लेन को गन पॉइंट पर ले लेती है। तब ग्लेन फोर्सफुली उसके हाथ से गन छीन लेता है। अलेक्जेंड्रिया में रिक टॉबिन की मदद से वॉल के लिए सपोर्ट तैयार कर रहा था। टॉबिन वॉल में बने हुए क्रैक को देखता है। तब रिक उसे एश्योर करता है कि वो लोग इस सपोर्ट सिस्टम से वॉल को और ज्यादा मजबूत कर देंगे और वॉकर्स उन लोगों का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। टॉबिन उस वक्त रिक के सामने एडमिट करता है कि रिक हमेशा से सही था और अलेक्जेंड्रिया के लोगों को अब बदलने की जरूरत है। इधर ग्लेन और एनेट दोनों ही उस पॉइंट पर पहुंच चुके थे जहां पर ग्रीन बैलून्स लगे हुए थे। एनेट उन बैलून्स को देखकर ग्लेन को सजेस्ट करती है कि वो लोग बैलून का यूज करके वॉकर्स का ध्यान डिस्ट्रैक्ट कर सकते थे। ग्लेन एनेट को वहां पर मौजूद बैलून्स और हीलियम टैंक दिखा देता है। एनेट उन चीजों की मदद से बहुत सारे बैलून्स तैयार कर लेती है। एनेट उस वक्त ग्लेन को बताती है कि उसके पेरेंट्स को वॉकर्स ने मार डाला था। ग्लेन एनेट से आगे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन एनेट उसे चुप रहने के लिए कहती है। इधर अलेक्जेंड्रिया की पेंट्री में रॉन बहुत सारा सामान गिराकर ओलिविया का ध्यान डिस्ट्रैक्ट करता है और आर्मरी के अंदर घुसकर बहुत सारी बुलेट्स चुरा लेता है। ग्लेन और एनेट फाइनली अलेक्जेंड्रिया के सामने पहुंच जाते हैं और अलेक्जेंड्रिया के चारों ओर बहुत सारे वॉकर्स को देखते हैं। एनेट उन वॉकर्स को देखकर एक बार फिर से वहां से जाने का मन बनाती है, लेकिन ग्लेन उसे अपने साथ बने रहने के लिए कहता है। इसी बीच स्पेंसर दूसरी तरफ एक हुक फंसाकर रस्सी के सहारे दूसरी ओर जाने की कोशिश कर रहा था। रिक स्पेंसर को जाते हुए देखकर उसे वापस आने के लिए कहता है। तारा और यूजीन स्पेंसर के फंसाए हुए हुक को देख लेते हैं। वो देखते हैं कि वो हुक बहुत ज्यादा ढीला था और किसी भी वक्त गिर सकता था। इसी बीच वो हुक निकल जाता है और स्पेंसर रस्सी के सहारे वॉकर्स के बीच में लटक जाता है। तारा ये देखकर वॉल के दूसरी तरफ उतरकर उन वॉकर्स को मारने लग जाती है। रिक टॉबिन और मॉर्गन की मदद से स्पेंसर को ऊपर खींच लेता है। रिक तारा के ऊपर अपनी जान जोखिम में डालने के लिए बहुत गुस्सा करता है। रिक के पूछने पर स्पेंसर उसे बताता है कि वो रोड की दूसरी तरफ जाकर वॉकर्स का ध्यान डिस्ट्रैक्ट करके उन्हें अलेक्जेंड्रिया की वॉल से दूर ले जाना चाहता था। रिक स्पेंसर को वार्न करता है और उससे कहता है कि अगली बार वो ऐसा कुछ भी करने का इरादा करे तो पहले रिक से आकर बात करे। मॉर्गन इन्फर्मरी में जाकर डेनाइस से कुछ एंटीबायोटिक्स के बारे में पूछताछ करता है। डेनाइस के ज्यादा पूछने पर मॉर्गन उसे ओवन के बारे में बता देता है। डेनाइस मॉर्गन के साथ ओवन को देखने के लिए चली जाती है। इधर कैरोल मॉर्गन और डेनाइस को सेल ब्लॉक की ओर जाते हुए देख लेती है। कैरोल के पास उस वक्त जुडिथ थी। वो जेसी के यहाँ जुडिथ को देने के लिए जाती है। सैम कैरोल को देख लेता है और उससे अलेक्जेंड्रिया के अटैकर्स के बारे में पूछताछ करता है। कैरोल सैम को समझाने की कोशिश करती है कि मॉन्स्टर को मार देना ही इस चीज का सॉल्यूशन है। कैरोल तुरंत ही सेल ब्लॉक की ओर जाती है, लेकिन मॉर्गन उसे अंदर आने से मना कर देता है। कैरोल मॉर्गन से अंदर मौजूद आदमी के बारे में पूछताछ करती है। इधर अलेक्जेंड्रिया की स्ट्रीट पर कार्ल आगे आगे जा रहा था और रोन गन लेकर उसका पीछा कर रहा था। रिक और टॉबिन जब वॉल को ठीक कर रहे थे तभी रिक को तारा दिख जाती है। रिक उससे अपने व्यवहार के लिए माफी मांगता है। डियाना तभी रिक के पास आती है। रिक डियाना को स्पेंसर के बारे में बताता है और उसे बताता है कि स्पेंसर मरते मरते बचा था। डियाना इसके लिए रिक को और तारा दोनों को थैंक्स कहती है। इधर मैगी लुकआउट पॉइंट पे खड़ी हुई थी। मैगी ग्लेन और एनेट के ग्रीन कलर के बैलून्स को हवा में उड़ते हुए देखती है। वो इसे ग्लेन का इशारा मानकर बहुत खुश होती है और रिक को ग्लेन के बारे में बताने के लिए जाती है। तभी मैगी और रिक दोनों ही वॉच टावर को अलेक्जेंड्रिया की वॉल के अंदर गिरते हुए देखते हैं। एपिसोड की शुरुआत में सैम को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही लाउड म्यूजिक सुनते हुए एक पेंटिंग बना रहा था। वो अभी भी अपने कमरे से बाहर नहीं निकला था। कुछ चींटियां सैम की कुकीज को खाने लग जाती है। इधर अलेक्जेंड्रिया की वॉच टावर पेरीमीटर वॉल को तोड़ती हुई नीचे गिर जाती है और उस दीवार के टूटने से वॉकर्स अंदर घुसना शुरू कर देते हैं। रिक उस वॉच टावर को टूटते हुए देखता है और सभी अलेक्जेंड्रियंस को अपने अपने घर जाकर दरवाजा लॉक करके अंदर बंद रहने के लिए कहता है। डियाना वॉकर से फाइट करने में रिक की मदद करने के लिए आ जाती है। डियाना रिक को एक वॉकर से बचाती है, लेकिन इस बीच वो एक सॉ ब्लेड के ऊपर गिर जाती है और उसे चोट लग जाती है। रिक डियाना को उठाता है और दोनों मिलकर एक बार फिर से वॉकर्स का सामना करने लग जाते हैं। कैरोल इधर दौड़ते दौड़ते स्ट्रीट पे गिर जाती है। उसकी गन टूट जाती है। मॉर्गन कैरोल की मदद करता है और उसे अपने सेल ब्लॉक के अंदर ले जाता है। डेनाइस इस वक्त अकेली ही ओवन के पास थी और दोनों ही अलेक्जेंड्रिया के अंदर घुसने वाले वॉकर्स से अनजान थे।
मैगी लुकआउट पोस्ट की तरफ दौड़ती है और किसी तरह से वॉकर से बचती हुई लुकआउट पोस्ट के ऊपर पहुंच जाती है। यूजीन ये सब देखकर बहुत ज्यादा डर गया था। वो एक वॉल के किनारे खड़ा हो जाता है। तभी उसे अपने पास मौजूद वॉकी टॉकी से डेरिल की आवाज आती सुनाई देती है। यूजीन तुरंत ही उस वॉकी टॉकी पर डेरिल से हेल्प मांगने लग जाता है। रोशिता और तारा यूजीन को देखते हैं और उसे लेकर पासी के एक गैरेज में चले जाते हैं। वो तीनों ही वॉकर्स के उस गैरेज में घुसने से पहले उस गैरेज का दरवाजा बंद कर लेते हैं। रिक घायल डियाना की मदद कर रहा था, तभी उसे मिशॉन, गैब्रियल, कार्ल और रोन मिल जाते हैं। जैसी भी तुरंत ही वॉकर्स को मारती हुई रिक के पास आती है और उन सभी लोगों को अपने घर के अंदर ले जाती है। एनिड और ग्लैन दोनों ही अलेक्जेंड्रिया से दूर खड़े हुए इस पूरी सिचुएशन को देख रहे थे। एनिड ग्लैन को समझाने की कोशिश करती है कि किसी भी इवेंट की शुरुआत इसी तरह से होती है, लेकिन ग्लैन एनिड को कहता है कि अलेक्जेंड्रिया में उसे चाहने वाले बहुत लोग हैं। बहुत से लोग एनिड की परवाह करते हैं। ग्लैन एनिड को मैगी की प्रेगनेंसी के बारे में बताता है और उससे मैगी को लुकआउट पोस्ट से निकालने में मदद मांगता है। जैसी के घर में रिक डियाना को ऊपर के बेडरूम में ले जाकर लेटा देता है। सैम दरवाजा खोलकर बाहर की सिचुएशन देखता है और बहुत ज्यादा डर जाता है। जैसी सैम को बहादुर बने रहने के लिए कहती है। सेल ब्लॉक में कैरोल मॉर्गन के साथ थी। कैरोल के हेड में चोट लगी थी। वो मॉर्गन को कहती है कि वो उसके ऊपर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करती और इसीलिए उसे अपना एग्जामिन करने से मना कर देती है। मॉर्गन उसे अलेक्जेंड्रिया के अंदर एंटर होते वॉकर्स के बारे में बताता है। कैरोल यह सुनकर तुरंत ही खड़े होने की कोशिश करती है, लेकिन मॉर्गन उसे रेस्ट करने के लिए कहता है, जिसे कैरोल मान जाती है। सेल ब्लॉक में ही नीचे के कमरे में ओवन डेनाइस के साथ था। ओवन डेनाइस को बताता है कि वो लोगों को मारकर उन्हें प्रेजेंट सिचुएशन से फ्री करने की कोशिश कर रहा था। वो डेनाइस को अपना वोंड दिखाता है और डेनाइस उसकी मदद के लिए उसके पास आ जाती है। इधर जैसी के घर में मिशॉन डियाना के घावों को क्लीन कर रही थी। तभी मिशॉन डियाना की बॉडी पर वॉकर के बाइट के निशान को देख लेती है। डियाना भी उस निशान को देखकर चौंक जाती है और समझ जाती है कि अब उसका अंतिम समय आ चुका है। रिक जैसी के साथ मिलकर एक प्लान बनाता है। रिक का प्लान था कि वो लोग वॉकर्स के एक जगह पर इकट्ठा होने के बाद आर्मरी की ओर जाएंगे और वहां से फ्लेयर्स लेके वॉकर्स को वहां से हटाने की कोशिश करेंगे। इधर मिशॉन डियाना को कंफर्ट कराने की कोशिश करती है। मिशॉन डियाना को बताती है कि उसे उसका बनाया हुआ प्लान बहुत पसंद आया था और वो अलेक्जेंड्रिया को एक्सपेंड करने में उसके साथ है। जैसी के गैरेज में कार्ल और रोन एक साथ मौजूद थे। रोन धीरे से गैरेज को लॉक कर देता है और कार्ल को मारने के लिए आगे बढ़ता है। कार्ल रोन का इंटेंशन समझकर उसके हाथ से गन को नीचे गिरा देता है। रोन और कार्ल की आपस में लड़ाई होने लग जाती है। रोन एक शॉवल उठाकर कार्ल के ऊपर वार करता है। उसके शॉवल के वार से विंडो का कांच टूट जाता है और कांच के टूटने की आवाज से वॉकर्स अट्रैक्ट होकर उनके डायरेक्शन में मूव करने लग जाते हैं। रिक और जैसी दोनों को ही रोन और कार्ल की लड़ाई की आवाजें सुनाई देती है। वो दोनों दौड़कर गैरेज तक आते हैं। रिक एक एक्स उठाकर उस दरवाजे को तोड़ डालता है और वो लोग वॉकर्स के अंदर घुसने से पहले ही कार्ल और रोन को अंदर वाले कमरे में ले लेते हैं। रिक सभी लोगों के साथ मिलकर उस दरवाजे को एक काउच से पैक कर देता है। रिक के वहाँ हो रहे इंसिडेंट के बारे में पूछने पर कार्ल रोन को सपोर्ट करते हुए रिक को झूठ बोल देता है। कार्ल रोन के पीछे पीछे उसके कमरे तक जाता है और उसे वेपन दिखाकर उसके हाथ से गन ले लेता है। कार्ल रोन को कहता है कि उसे पीट जैसे फादर के लिए रोने और बदला लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। नीचे रिक को जुडिथ के रोने की आवाज सुनाई देती है। वो बहुत ज्यादा डर जाता है और तुरंत ही दौड़कर जुडिथ के रूम की ओर जाता है। रिक रूम के दरवाजे से देखता है कि डियाना जुडिथ की क्रिब के ऊपर झुकी हुई थी। रिक समझता है कि डियाना मरकर रिएनिमेट हो चुकी है और अब वो जुडिथ को बाइट करने वाली है। रिक जैसे ही डियाना को गन पॉइंट पर लेता है, डियाना उसे ऐसा करने के लिए मना करती है और उसे बताती है कि वो अभी भी अलाइव है। रिक देखता है कि डियाना बहुत ज्यादा वीक हो चुकी थी। रिक उसे वापस बेडरूम तक लेकर आता है और लिटा देता है। डियाना रिक को मैगी और स्पेंसर के लिए एक एक फेयरवेल नोट देती है। डियाना रिक से वादा लेती है कि वो अलेक्जेंड्रिया के लोगों को अपने ही लोगों के समान समझेगा और उनका ध्यान रखेगा। अलेक्जेंड्रिया के गैरेज में यूजीन एक बुक पढ़ रहा था। तब तारा और रोशिता अब्राहम के बारे में चिंता करती हैं, क्योंकि वो भी अभी तक अलेक्जेंड्रिया वापस लौटकर नहीं आया था।
रोशिता और तारा दोनों ही गैरेज से बाहर निकलने की प्लानिंग बनाती हैं और यूजीन आगे बढ़कर गैरेज के दरवाजे को खोल देता है। इधर कैरोल सोने का बहाना करती है। मॉर्गन उसे सोता हुआ छोड़कर चला जाता है। मॉर्गन जब वापस लौट कर आता है तब उसे कैरोल वहाँ पर दिखाई नहीं देती। वो तुरंत ही कैरोल को ढूंढने लग जाता है। मॉर्गन को कैरोल सीढ़ियों से नीचे जाती हुई दिखाई देती है। कैरोल नीचे तुरंत ही डेनाइस और ओवन के पास पहुँचती है। कैरोल चाकू निकालकर डेनाइस को एक तरफ हो जाने के लिए कहती है। तभी मॉर्गन अपनी लाठी लेकर वहाँ पर आ जाता है और कैरोल को पीछे हटने के लिए कहता है। जैसी के घर में वॉकर्स बहुत अंदर तक घुस आए थे, रिक सभी लोगों को अप स्टेयर्स पर भेज देता है और स्टेयर्स को सोफे से पैक कर देता है। रिक मिशॉन की मदद से 2 वॉकर्स को मार डालता है। इधर मॉर्गन कैरोल को ओवन को मारने से रोकता है। मॉर्गन अपनी लाठी से कैरोल के हाथ में पकड़े हुए चाकू को गिरा देता है। कैरोल और मॉर्गन में एक छोटी सी लड़ाई होती है और मॉर्गन कैरोल को बेहोश कर देता है। इस पूरे इवेंट का फायदा ओवन उठाता है। वो मॉर्गन की लाठी को उठाकर मॉर्गन के ही ऊपर वार करके उसे बेहोश कर देता है और कैरोल का नाइफ उठाकर डेनाइस को धमकाता है। इधर रिक और मिशॉन अपने मारे गए दोनों वॉकर्स की बॉडी को ऊपर लेकर आ जाते हैं। रिक सभी लोगों को बताता है कि वो लोग उन दोनों वॉकर्स के गट का यूज करके उन्हीं लोगों के बीच में से होते हुए आर्मरी तक जाएंगे। मिशॉन डियाना के पास उसे बाय बोलने के लिए जाती है। डियाना समझ जाती है कि मिशॉन उसे मारने के लिए आई है, लेकिन डियाना मिशॉन को बताती है कि वो अभी इसके लिए तैयार नहीं है। डियाना ने अपने हाथ में एक गन पकड़ी हुई थी और वो मिशॉन को कहती है कि जैसे ही वो अपने आप को तैयार कर लेगी वो अपने आप को खुद ही शूट कर लेगी। रिक और उसका पूरा ग्रुप शीट्स पहन लेते हैं और उसके ऊपर वॉकर्स के गट को लगा लेते हैं। सैम बहुत ज्यादा डरा हुआ था और जैसी लगातार उसे बहादुर बने रहने के लिए कह रही थी। इधर ओवेन चाकू की मदद से अपनी रस्सियों को काट लेता है। तभी रोशिता, तारा और यूजीन वहाँ पर पहुँच जाते हैं। ओवेन तुरंत ही डेनाइस को चाकू की नोक पर ले लेता है, जिसे देखकर तारा और रोशिता को अपनी गन डाउन करनी पड़ती है। ओवेन उन लोगों की गन उठाता है और डेनाइस को लेकर बाहर निकल जाता है। रिक का पूरा ग्रुप जुडिथ को भी अपने साथ ले लेता है और सीढ़ी से नीचे उतरने लग जाता है। इस मोमेंट पे गैब्रियल रिक को कहता है कि वो अब रुकने वाला नहीं है और वो लगातार रिक का साथ देगा। रिक और उसका पूरा ग्रुप धीरे से वॉकर्स के बीच में पहुंच जाते हैं। इधर डियाना सुसाइड करने के लिए गन उठाती है। तभी उसे दरवाजे से बहुत सारी आवाजें आती हुई सुनाई देती है। डियाना तुरंत ही उठकर दरवाजा खोलती है और बाहर मौजूद वॉकर्स को अपनी गन से मारने लग जाती है। रिक और उसका पूरा ग्रुप जैसी के घर से बाहर निकलते हैं। वो लोग एक दूसरे के हाथों को पकड़ते हैं और वॉकर्स के झुंड से होते हुए आगे बढ़ने लग जाते हैं। सैम उन सबको देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है और जैसी को पुकारने लग जाता है। सैम की आवाज सुनकर बहुत सारे वॉकर्स का ध्यान उन लोगों की तरफ डाइवर्ट होने लग जाता है।